हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 9। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रेड। स्टूडेंट्स, ये जो वाली वीडियो है ना, ये आप लोगों को टाइटल से पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। ये वन शॉट वीडियो है। ये थोड़ी सी छोटी भी है, आप लोगों ने देख लिया है। गाइज़, जो मैं ये वाली वीडियो में करने वाली हूँ ना, मैं ये पूरे आपको टेक्स्ट बुक में से पूरा पढ़ कर इसके मीनिंग ये सब नहीं बताऊँगी। मैं आप लोगों को ये पॉइंट आपके सब कवर होंगे, सब बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे, बट मैं इसमें से इतना बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से नहीं समझाऊँगी। बाय द वे, दिस वीडियो I am making specially for those students who want a very small recapitulation of the chapter, और या तो अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो आप अभी पूरा का पूरा चैप्टर समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी हम लोगों की वीडियो। तो ये जो सब चीज़ें ना, मैंने एक नोट कर ली है और सब उसका पूरा मैंने टेक्स्ट बना लिया है। तो अभी मैं जल्दी से डिस्प्ले करती हूँ। ओके, हम लोग ट्रेड के बारे में हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। ट्रेड होती क्या है, सबसे पहले वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेड क्या होती है? तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ होती है लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल ईच अदर्स नीड। अब इससे क्या समझ में आया? हम लोग बेचते हैं और ख़रीदते हैं एक दूसरे की नीड पूरी करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ले रही हूँ शॉपकीपर से 10 रुपीज़ का पेन, तो मुझे पेन की ज़रूरत थी, मैंने उनको मनी दी शॉपकीपर को, उन्होंने पैसे लिए, उन्हें पैसे चाहिए थे और मुझे पेन चाहिए थी, राइट। तो हम दोनों ने एक दूसरे की जो नीड थी वो फुलफ़िल करी थी। क्या करके? बाय और सेल करके। मैंने उनसे पेन बाय किया था और शॉपकीपर ने मुझे पेन को सेल किया था, तो हम लोग दोनों ने एक दूसरे की नीड पूरी करी है। तो अब मैं आप लोगों को अच्छे से, आप लोग अब बिना देकर भी आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो, राइट, कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल ईच अदर्स नीड इज़ कॉल्ड एज ट्रेड। मैंने ब्लैंक करा हुआ है, आई नो, ओके, ताकि आप लोग थोड़ा सा आप खुद से भी आपको आंसर याद होना चाहिए, ठीक है, इसका। तो मैं इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। लो, आप इसलिए हो गया, ओके, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू फुलफिल ईच अदर्स नीड इज कॉल्ड एज ट्रेड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। आप लोगों को ये दो वर्ड से क्या समझ में आया? एक हम लोग को दिया हुआ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्या? विजिबल ट्रेड, ठीक है। हम लोगों को पता क्या समझ में आया इससे? गुड्स मतलब मैंने आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल जो दिया था पेन का, राइट। तो पेन में मुझे दिख रहा है कि यस, मैं अंकल को पैसे दे रही हूँ, तो अंकल मुझे पेन दे रहे हैं, तो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि यस, यहाँ पे हम लोग कोई एक दूसरे से लेना देना कर रहे हैं, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है, तो ये विजिबल ट्रेड हो गई, राइट। अब हम लोग देखते हैं इनविजिबल ट्रेड क्या होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में एक टीचर आती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे रहते हैं, वो सुनते रहते हैं टीचर का लेक्चर, ठीक है, मतलब वो जो पढ़ा रहे होते हैं, राइट। अब जो टीचर है वो हम लोगों को पढ़ाती है, वो हम लोगों को पढ़ाने का काम करती है और हम लोग टीचर को सुनने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ ट्रेड हो रहा है, एक दूसरे से हम लोग लेना देना कर रहे हैं, राइट। और टीचर क्या करती है? टीचर फ़ीस लेती है, राइट, और हम लोग भी टीचर को टीचर फ़ीस लेती है और हम लोग फ़ीस देते हैं। लेकिन क्या टीचर हम लोगों को कुछ फ़िज़िकली दे रही है? क्या वो टीचर हम लोगों को कुछ पेन दे रही है? या सपोज़ यहाँ पर टीचर मुझे एक बॉटल दे रही है? नहीं, यहाँ पर टीचर मुझे कुछ दे नहीं रही है, ये मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर टीचर बोलने का कुछ काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है टीचर हम लोगों को। किस चीज़ की सर्विस? पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें हम लोगों को दिख रहा नहीं है, राइट। हम लोग कुछ ले नहीं पा रहे, ऐसा ले दे नहीं पा रहे, तो वही होता है इनविजिबल ट्रेड, फाइन। तो अब आप लोग कैसे बोल सकते हो?
अच्छे से याद रहना चाहिए। देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज विजिबल ट्रेड एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड। मैं आप लोगों को बार बार इतनी देर में ऐसे टॉपिक्स क्यों कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को जल्दी जल्दी सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि हम लोगों ने सिंपली पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है। ठीक है, अब देखते हैं जो ट्रेड के बारे में पढ़ा है ना, ट्रेड, ये जो ट्रेड है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रेड, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मतलब अमाउंट नहीं, लाइक कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इतना इतना इतना। ओके, तो ये तो हाथ का है, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ गुड्स है ना। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइड हुए हैं ना, वो हुए हैं होलसेल में। यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है ना, वो होता है हम लोगों का होलसेल और रिटेल ट्रेड। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। ठीक है, फाइन। अब देखते हैं होलसेल क्या होता है। होलसेल के लिए मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेलिंग टू रिटेलर्स इन लार्ज लॉट्स। सपोज हम लोगों की एक क्लॉथ्स बनाने वाली इंडस्ट्री है। ओके, देयर इज़ एन इंडस्ट्री ऑफ द क्लॉथ्स दैट मेक्स क्लॉथ, ओके, विद द थ्रेड डायरेक्टली। तो वो जो सारे क्लोथ जो बनते हैं ना, वो होलसेलर जो है वो लेकर जाता है बहुत सारे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब अमाउंट मतलब क्वांटिटी में, राइट। फिर वो उसको जाकर बेचता है, बट कितने कितने प्राइस में, वो लो प्राइस में बेचता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा होता है वो, राइट। तो वो होलसेल ट्रेड हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारा माल आया है उसके पास, लार्ज लॉट्स मतलब बहुत सारा। ठीक है, अब देखते हैं रिटेल क्या होता है। बाइंग इन स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कस्टमर्स। होलसेल ट्रेड में हम लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चर मतलब जो बनाता है सीधा हम लोग ने उससे ही ले लिया है ना, उससे ही हम लोग ने ख़रीद लिया है। लेकिन जो रिटेल ट्रेड होती है वो होता है, मतलब उसमें मैं पता क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर एक अंकल हैं जो बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स बेच रहे हैं और वो लॉट का सामान है, मतलब वो होलसेल का माल है। वो कैसा बोलते हैं ना, सस्ता है क्योंकि होलसेल का माल है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक गांव है जिसमें कपड़े इतने नहीं बिकते, बट अगर मैं उसे बेचना चाहूँ तो मेरा बहुत प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसे ही वही वाले शॉप मतलब वही वाले लॉट वाले कपड़ों से मैंने थोड़े से कपड़े ले लिए हैं। ठीक है, मैंने थोड़े से अमाउंट में कपड़े ले लिए हैं। उसके बाद मैं अपना विलेज में जाऊंगी एंड एनीथिंग मैं करूंगी, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। चैप्टर में ये लेना देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे ले रही हूँ, और जो सामान है मैं स्मॉल क्वांटिटी में ले रही हूँ, लेकिन मैं किससे ले रही हूँ, मैं वो ले रही हूँ होलसेलर से। और होलसेलर किससे लेता है, वो लेता है मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ रीजन ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू। देखो यहाँ पर था हम लोगों का अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी मतलब कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, राइट। इसमें क्या होगा, रीजन मतलब कितना कंट्री के बाहर कंट्री के अंदर ये देखने वाले हैं। ठीक है, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। ये होता है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या होता है ना, इसमें क्या होता है हम लोगों का, हम लोग ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं ना, हम लोग अपनी कंट्री में कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में हम लोग अपने कपड़े बना रहे हैं और हम लोग अपने ही कपड़े इंडिया में ही बेच रहे हैं। तो वही होता है हम लोगों का इंटरनल ट्रेड। मतलब रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन आ कंट्री, सिंपल यही लिख देना। ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री, नहीं इन वन कंट्री, इन आ कंट्री। ओके, उसके बाद है बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं कहीं मैं अपना सामान जो है वो मैं दूसरी कंट्री में भेज रही हूँ। ओके, तो मैं और बहुत सारी कंट्री में अपना सामान को ट्रेड कर रही हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। ओके, तो यही होता है हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब मैं अपनी कंट्री में तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं बाहर की कंट्री में भी कर रही हूँ। तो बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, 2
और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। फाइन। इसके बाद क्या है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉल्ड इम्पोर्ट। अब ये जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो, ये लाइक अगर आप कोई भी स्ट्रीट शॉप पे जाते हो और आप लोग ना, कोई आपको बहुत कपड़ों की पसंद आया है, ठीक है, और वो ना 500 का है, तो आपकी मम्मा बोलते हैं कम करो ना भैया। ओके, सो उसमें क्या होता है, जो शॉपकीपर वाले क्या बोलते हैं, नहीं ये इम्पोर्टेड माल है, ये इतने का ही बिकता है बाहर कंट्री में, दिस 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 दिस। ओके, सो ये इम्पोर्टेड माल है, बाहर से आया हुआ माल है, ठीक है। तो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, ये बाहर का, लाइक अमेरिका के सपोज़। ओके, तो यहाँ पे सपोज़ क्या कर रहे हैं हम लोग कि अमेरिका से कोई कपड़े आए, तो ये इम्पोर्टेड माल हो गया। ये कहाँ का है, गुड कहाँ का है, ये इम्पोर्टेड है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अब देखो, आपको कितने सारे बच्चे ना इसी में कंफ्यूज जाएंगे कि इम्पोर्ट को कैसे याद करोगे, एक्सपोर्ट को कैसे याद करोगे। देखो, एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट, ये वर्ड किससे निकलता है, एग्जिट से, EXIT, एग्जिट से। तो एग्जिट मतलब निकलना, ठीक है। निकलना मतलब क्या, हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं अपना गुड्स को कहाँ पर, दूसरी कंट्री में। तो सिंपली अच्छे से याद हो जाएगा ना। ओके, जैसे कि अगर समझ लो यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ गुड क्वालिटीज़ के मैंगोज़ होते हैं, तो वो इम्पोर्ट होते हैं। बहुत गुड क्वालिटीज़ के जो मैंगोज़ फ्रूट्स होते हैं वो इम्पोर्ट होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब जो दोनों जो है ना, यहाँ पर हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यूज़, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जो वैल्यू जो निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, when the value of the import is more than the value of export it is called as unfavorable balance। मतलब क्या है, इम्पोर्ट क्या था, बाहर का सामान आता है। मतलब जब हम लोगों की कंट्री को, मतलब जो बाहर का सामान ज़्यादा आता है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा, बेच से ज़्यादा बाहर का सामान आता है, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल। ये बहुत ईजी है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जब हम लोग बेचते ज़्यादा है और बाहर का सामान कम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। और जब दोनों ही चीज़ें, जब बेचना, बाहर कंट्री में बेचना और दूसरी कंट्री से लेना, जब ये दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ट्रेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कौन सा ट्रेड है हम लोगों का, अनफेवरेबल। इम्पोर्ट ज़्यादा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा, इम्पोर्ट कम है, यस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस ट्रेड, मतलब दोनों ही इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दिखते हैं। ओके, तो हम लोग ने ये सब पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा हुआ था, जब मतलब हम लोग बाय और सेल करते हैं दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और जो ये सब जो काम करते हैं, जो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो डेवलप करते हैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से, उन लोग वो होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, ये अभी चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 164 मेंबर्स ट्रेड टू provide a platform for negotiation or in international trade. WTO was formed to handle the differences related to international trade, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 164, ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। फिर है EU, यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स 28 यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म टू एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड मार्केट। EU was formed in order to assure फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन मेम्बर्स नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूरोप ने क्या डिसाइड करी है कि हम लोग जो कॉन्टिनेंट है, उसने क्या डिसाइड करी कि हम लोग जितने भी देश हैं, हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री फ्लो रखेंगे गुड्स का, एक दूसरे से सामान लेना देने का, ठीक है। फिर OPEC
OPEC. Okay. Organization of Petroleum Exporting Countries has only 13 member state. It was formed to control the international trade of crude oil. तो ये इसका आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका फुल फॉर्म याद करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. फिर है SARRC, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन. इसके 8 मेंबर्स है. इट वाज फॉर्म फॉर द सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन टू द कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय कंट्रीज इन साउथ एशिया. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये SARRC बना था. ठीक है, उसके बाद क्या है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन हैज़ ओनली 13 states member. It was formed to promote the regional peace and economic growth among the Southeast एशियन कंट्रीज़. ठीक है, तो इसके कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं. और वो क्यों फॉर्म हुई थी? वो ताकि वो रीजनल पीस प्रमोट कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो कंट्रीज़ हैं उसकी, तो वो अपनी इकनॉमी बढ़ा सके, डेवलप कर सके अपने कंट्रीज़ को. उसके बाद है APEC, एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसके है 21 मेंबर्स. और वो क्यों फॉर्म हुआ था? टू फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, उसके बाद है BRIC, ये आपने पढ़ा होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका वॉज फॉर्म टू मेक फंड्स अवेलेबल. ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर्स एंड स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी. तो ये भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रेंथिंग फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेंबर्स. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रिक्स में कौन से कंट्रीज आते हैं? वो होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. ओके. The commercial function involved when an invisible trade develop when a product goes फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ये क्या होता है? मार्केटिंग होती है. जो प्रोड्यूसर है वो देता है अपने सामान को, एक इनविजिबल फ्लो है, लेकिन वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग. ठीक है, उसके बाद द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग आर. मेजर कंपोनेंट क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेल, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या द मेजर कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है, कंपोनेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं वो रहती हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब कितने का आप कुछ सामान बेच रहे हो. सेल, प्रमोशन, कितना प्रमोट हो रहा है आपका जो आप चीज़ बेच रहे हो. एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज़ करना है. और डिस्ट्रीब्यूशन, देना. ठीक है, सो यस, ये भी हम लोगों का जो चैप्टर था फुल ट्रेड वो ख़त्म हो गया है. ठीक है, अब अगर आप लोग अब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ लिया है, फिर भी गो थ्रू पूरा चैप्टर को करना है. मतलब गो थ्रू मतलब बस रीड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर होलसेल भी कर लिया है हम लोग ने, इंटरनेशनल ट्रेड भी कर लिया है. डोमेस्टिक ट्रेड क्या था? इंटरनल ट्रेड था. वेरी गुड. हम लोग ने यहाँ पर ये सब चीज़ भी देख लिया है, क्यों था, कितने थे. ओके, हम लोग ने बैलेंस ट्रेड भी देख लिया, बैलेंस से. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. होप आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय.